Good morning to all of you. Welcome back for this particular lecture. और हमने लास्ट क्लास में VARS प्रैक्टिकल VARS सिस्टम के बारे में भी जाना और प्लस हम लोगों ने डेरिवेशन भी देखा कि एक VARS सिस्टम में COP कैसे निकालते हैं और उसका COP VCRS के अपेक्षा कम होता है कि ज़्यादा होता है। लॉ अब हम एक नया टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं जिसका नाम है डोमेस्टिक इलेक्ट्रोलक्स रेफ्रिजरेटर। थोड़ा सा इंटरेस्टिंग भी है ये, इसको जानना भी ज़रूरी है। बेसिकली डोमेस्टिक जो इलेक्ट्रोलक्स रेफ्रिजरेटर है, इट इज़ ए काइंड ऑफ ए एब्जॉर्प्शन सिस्टम ही है। ये एक तरह का एब्जॉर्प्शन रेफ्रिजरेशन सिस्टम ही है। अभी तक हम ये पढ़ रहे थे कि एक रेफ्रिजरेंट होता है और एक हमारा क्या होता है, वाटर होता है, एब्जॉर्बेंट होता है। जो डोमेस्टिक इलेक्ट्रोलक्स रेफ्रिजरेटर बेसिकली ये 3 फ्लूइड सिस्टम होता है। अगर आप यहाँ पे देखो तो ये बेसिकली क्या लिखा हुआ है, 3 फ्लूइड सिस्टम। 3 फ्लूइड में क्या क्या होगा, NH3H2 अभी तक आप जान ही रहे थे, और एक नया आ गया दैट इज़ द H2। H2 की जगह हीलियम भी यूज़ होता है, लेकिन अभी हम जो यहाँ डिस्कस करेंगे वो हम केवल H2 के बारे में ही यहाँ पे डिस्कस करेंगे। ठीक है। डोमेस्टिक इलेक्ट्रोलक्स रेफ्रिजरेटर को जो है कार्ल मुंटर्स एंड वॉन प्लेटन नाम के साइंटिस्ट लोगों ने इसको डेवलप किया था। इसको मुंटर्स प्लेटन सिस्टम भी कहते हैं, इसको 3 फ्लूइड सिस्टम भी कहते हैं। दोनों इसको कहते हैं, मुंटर्स प्लेटन सिस्टम भी कहते हैं और 3 फ्लूइड सिस्टम भी कहते हैं, NH3H2 एंड H2। एक यहाँ बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, पहले मैं आपको बताता हूँ कि इसका एप्लीकेशन क्या है। एप्लीकेशन मैं आपको बता दूंगा तो आप समझ जाएंगे। एक चीज़ पहले ध्यान में आपको रखना होगा कि ये अदर VARS सिस्टम से कैसे अलग है। बेसिकली अगर इसकी साइज़ की बात करें तो ये बहुत छोटे छोटे होते हैं, लाइक 10 वाट, 20 वाट, ठीक है, 40 वाट। इनकी जो कैपेसिटी होती है, कौन सी, वो रेफ्रिजरेटिंग जो कैपेसिटी होती है बहुत कम होती है। अगर आप किसी कभी होटल में अगर आप ठहरे होंगे तो आपको ध्यान होगा कि छोटा सा आपको एक चिलर टाइप का रखा रहता है जिसमें पानी की बोतल वगैरह रखी रहती है और डायरेक्ट वो प्लग से अटैच्ड होता है। तो वो एक तरह का डोमेस्टिक इलेक्ट्रोलक्स रेफ्रिजरेटर ही है, जो कि हम उसका एक प्रैक्टिकल एप्लीकेशन वहाँ हमको मिलता है। अब दूसरा इसमें एक इम्पॉर्टेंट डिडक्शन ये है कि आपको समझना होगा कि ये स्पेशल टाइप का जो रेफ्रिजरेटर सिस्टम है, इसमें कोई भी मैकेनिकल कंपोनेंट नहीं होता है। मैकेनिकल कंपोनेंट नहीं होने का मतलब इसमें कोई भी पावर कंज्यूमिंग डिवाइस नहीं होती है। पावर कंज्यूमिंग डिवाइस लाइक कोई पंप नहीं होता है, कोई कंप्रेशर नहीं होता है। देर इज़ ए नो पंप, नो कंप्रेशर। इस वजह से अगर मैकेनिकल कंपोनेंट नहीं है तो इसका जो फिनोमिना होता है वो कैसा होता है, वो नॉइजलेस होता है, इसमें आवाज़ ज़्यादा नहीं होती है। क्योंकि इसमें पंप और कंप्रेशर का यूज़ हम नहीं कर पाते हैं, इसलिए इसकी जो कैपेसिटी वो बहुत छोटी है। इसको हम बहुत बड़े आकार में इसको हम नहीं बना सकते, इसकी रेफ्रिजरेटिंग कैपेसिटी हमारी बहुत कम होती है। इसलिए हम इसको डोमेस्टिकली हम बहुत लिमिटेड जगह पे इसको हम यूज़ कर सकते हैं। इंडस्ट्रियल पर्पज़ के लिए इसका यूज़ नहीं किया जाता है, क्योंकि इसकी एक तो छोटा भी होता है, प्लस इसकी COP भी क्या होती है, काफ़ी कम होती है और बड़ा कॉम्प्लिकेटेड स्ट्रक्चर का होता है। इतना जैसा आपको ये फिगर में दिखाई दे रहा है, ये तो एक लेआउट डायग्राम है केवल सिस्टम का, लेकिन अगर आप ओरिजिनल अगर आप बात करोगे तो इसका थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स फिगर होता है। तो अब हम थोड़ा जानते हैं, इसकी वर्किंग समझते हैं। इसको ध्यान से देखिएगा। यहाँ पे जनरेटर है, जनरेटर के बाद आपका यहाँ पे बेसिकली एक पासेज है, यहाँ से होता हुआ ये क्या करेगा, ये बेसिकली यहाँ पे जाएगा, आपका कंडेंसर में जाएगा। ठीक है। अब देखिए, ध्यान दीजिए, सबसे बड़ी बात तो हमको ये चीज़ समझना होगा कि हम लोगों ने जनरेटर एज इट इज़ देखा है, कंडेंसर एज इट इज़ देखा है, इवापोरेटर यहाँ एज इट इज़ देखा है। सारी चीज़ें लगभग एज इट इज़ है जैसे VARS में है। बस एक नई चीज़ है दैट इज़ द H2। पहली बात समझ जाइए कि H2 का यहाँ फंक्शन क्या है। फंक्शन इसका H2 का यही है कि रेट ऑफ इवापोरेशन को इस इवापोरेटर में क्या होता है, बढ़ा देता है। रेट ऑफ इवापोरेशन बढ़ाने का मतलब कि क्या होगा, रेफ्रिजरेटिंग इफेक्ट को क्या करेगा, ये बढ़ा देगा। मतलब जो हमारा रेफ्रिजरेंट है यहाँ पे NH3, वो और कम टेम्परेचर पे जल्दी से बॉयल कर जाएगा और रेफ्रिजरेटिंग इफेक्ट हमारा क्या होगा, रेट ऑफ इवापोरेशन बढ़ जाने से रेफ्रिजरेटिंग इफेक्ट क्या हो जाएगा, इसका बढ़ जाएगा। ठीक है। तो ये हम H2 इंक्लूड करने से हमारा क्या होगा, रेट ऑफ इवापोरेशन क्या होता है, यही इसका मेन रीज़न है H2 को करने का। और लो टेम्परेचर पे ही हमारा NH3 क्या हो जाएगा, वो वेपर फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये आपका जनरेटर देख रहे हो। जनरेटर से क्या होगा, ये एब्जॉर्बर है। अगर हम शुरू से स्टार्ट करें, एब्जॉर्बर क्या है, NH3 प्लस H2O। एब्जॉर्बर से हमारा क्या है, ये स्ट्रॉन्ग सोल्यूशन हमारा आया, NH3 प्लस H2O। ये जनरेटर में जाएगा। जनरेटर से हम इसको क्या दे रहे हैं, QG, हीट को हम क्या कर रहे हैं, सप्लाई कर रहे हैं। फिर क्या होगा, NH3 वेपर प्लस थोड़ा कुछ अमाउंट में वाटर क्या करेगा, ये आगे की तरफ जाएगा। यहाँ एक सेपरेटर टाइप का है, इसको सेपरेटर भी कह सकते हो।
सेपरेटर में क्या होगा, सेपरेटर में बेसिकली होता क्या है कि NH3 जो वीक सोल्यूशन है, जैसा VARS सिस्टम में वीक सोल्यूशन था, वो वापस एब्जॉर्बर में चला जा रहा था, यहाँ से क्या होगा, वो वापस एब्जॉर्बर में चला जा रहा है। और यहाँ से NH3 वेपर जो है प्योर वेपर फॉर्म का, वो कहाँ जा रहा है, हम एज्यूम कर रहे हैं कंडेंसर में जा रहा है। अब जब प्योर NH3 वेपर कंडेंसर में जाएगा तो फिर क्या होगा, ये लिक्विड में कन्वर्ट होगा, तो लिक्विड जो जहाँ कहा जाएगा इवापोरेटर में। अब देखिए जो H2 गैस है ये बेसिकली जो सर्कुलेट होती रहती है इवापोरेटर और एब्जॉर्बर के बीच में होती है। जैसे NH3 यहाँ पे आएगा, H2 मिलेगा, H2 बेसिकली क्या करेगा कि H2 क्या करेगा, इसका रेट ऑफ इवापोरेशन क्या है, इंक्रीज कर देगा, और कम बॉइलिंग पॉइंट पे ही हमारा NH3 किसमें, वेपर में कन्वर्ट हो जाएगा। तो NH3 प्लस H2, अब यहाँ H2 NH3 एक साथ मिलते हुए कहाँ जाएंगे, एब्जॉर्बर में होते हैं। ध्यान दीजिएगा ये रिएक्टिव नहीं होता है, जो H2 होता है वो NH3 और H2O से रिएक्ट नहीं करता है, ये फ्री फॉर्म में होता है। तो NH3 प्लस H2 एब्जॉर्बर में गया, एब्जॉर्बर में क्या करेगा, ये H2O से मिलेगा, तो यहाँ पे NH3 प्लस H2O का क्या कर लिया, चूँकि H2O में NH3 क्या होता है, डिजोल्व हो जाता है, हमने आपको पहले ही बताया था, और जो फ्री हाइड्रोजन है वापस कहाँ चला जाता है, इवापोरेटर में, हाइड्रोजन गैस। इस तरीके से हाइड्रोजन हमारा क्या है, सर्कुलेट होती रहती है। ठीक है, दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ है कि जो प्रेशर थ्रू आउट द सिस्टम क्या होता है, कांस्टेंट होता है। थ्रू आउट द सिस्टम वो क्या होता है, कांस्टेंट होता है। तो जो भी इसमें फ्लो हो रहा है रेफ्रिजरेंट का, किसकी वजह से हो रहा है, दैट इज ड्यू टू ग्रेविटी। केवल ग्रेविटी की वजह से हमारा क्या कर रहा है, रेफ्रिजरेंट इसमें क्या हो रहा है, फ्लो कर रहा है, क्योंकि प्रेशर हमारा थ्रू आउट द सिस्टम क्या होता है, कांस्टेंट होता है। ये चीज़ आपको यहाँ पे नोट करने वाली बात है। ठीक है, एक बार फिर से थोड़ा शॉर्ट में समझ लेते हैं। बेसिकली हो क्या रहा है, जनरेटर में हीट दे रहे हो आप, NH3 और H2 का स्ट्रॉन्ग सोल्यूशन किस में हो जा रहा है, NH3 वेपर प्लस वाटर में चेंज हो जा रहा है। अब ये यहाँ पे सेपरेटर में जा रहा है, ये वीक सोल्यूशन क्या होगा, वो कहाँ चला जाएगा, एब्जॉर्बर में चला जाएगा। ठीक है, और NH3 वेपर प्योर फॉर्म में कहाँ चला गया, कंडेंसर में चला गया। अब कंडेंसर क्या करेगा, इसको क्या करेगा, लिक्विड में चेंज करेगा। ये लिक्विड फॉर्म आया इवापोरेटर में, यहाँ NH3 H2 आपस में मिलेंगे, और NH3 H2 क्योंकि ये H2 इससे डिजोल्व नहीं होता है, ये सेपरेट रहता है, फ्री रहता है। NH3 H2 जाएगा एब्जॉर्बर में, एब्जॉर्बर में यहाँ किससे मिला, H2O से मिला, तो NH3 प्लस H2O का स्ट्रॉन्ग सोल्यूशन आगे की तरफ चला जाएगा, और H2O कहाँ चला जाएगा, इवापोरेटर की तरफ चला जाएगा। और ये यहाँ पे H2 के लिए इवापोरेटर और एब्जॉर्बर के बीच में क्या होगा, सर्कुलेट होता रहेगा। ठीक है, क्योंकि इसका प्रेशर थ्रू आउट द सिस्टम कांस्टेंट होता है, और जो फ्लो हो रहा है आपको दिखाई दे रहा है, क्योंकि यहाँ पे कोई वर्क और कोई पंप और कंप्रेशर तो लगा नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे जो फ्लो हो रहा है वो क्या हो रहा है, बेसिकली ड्यू टू ग्रेविटी हो रहा है। इससे कुछ एडवांटेज में ही हम लिख सकते हैं कि पंप और कंप्रेशर रिक्वायरमेंट नहीं है, कोई मैकेनिकल कंपोनेंट नहीं है। एक चीज़ और हो सकता है कि मैकेनिकल कंपोनेंट ना हो जाने की वजह से CO2 इमिशन भी हमारा क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। नॉइजलेस सिस्टम होता है, बस इतनी प्रॉब्लम है कि ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड स्ट्रक्चर का होता है, और COP से क्या होता है, लो होता है, और ये बहुत कम कैपेसिटी के होते हैं। डोमेस्टिकली हम बेसिकली होटल वगैरह में हम वहाँ पे इसको देख सकते हैं छोटे में। तो दिस इज़ ऑल अबाउट डोमेस्टिक इलेक्ट्रो लक्स रेफ्रिजरेटर। तो दिस इज़ ऑल अबाउट VARS सिस्टम। एक स्पेशल केस है, आप लोग को मैं बता देता हूँ, इसको आप समझ लीजिएगा। जो स्पेशल केस है वो हमारा क्या है, सोलर एब्जॉर्प्शन रेफ्रिजरेशन सिस्टम। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, ये नॉन कन्वेंशनल में आता है, नॉन कन्वेंशनल रेफ्रिजरेशन सिस्टम्स में। ठीक है, अब बस समझना क्या है, मैंने आपको पहले बताकर, आप ये फिगर आप देखें, सिंपल एक NH3 प्लस H2O का क्या है, ये फिगर है। ये क्या है, NH3 देख रहे होंगे आप, कंडेंसर है, यहाँ पे वॉल्व के थ्रू इवापोरेटर में जा रहा है, इवापोरेटर से कहाँ गया, नीचे आपका हो गया यहाँ पे एब्जॉर्बर। ठीक है, यहाँ पे हमारा हीट एक्सचेंजर है, और हीट एक्सचेंजर के थ्रू हमारा स्ट्रॉन्ग सोल्यूशन पहले पंप के थ्रू जाएगा ऊपर जनरेटर में, और फिर ये वापस कहाँ चला जाएगा, बैक टू द एब्जॉर्बर में, जो वीक सोल्यूशन है वापस चला जाता है, और NH3 जो है वेपर फॉर्म में आके चला जाता है। तो ये बेसिकली VARS सिस्टम, इसके बारे में आप लोगों ने पढ़ रखा है, जान रखा है। अब इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, इसको सोलर एब्जॉर्प्शन रेफ्रिजरेशन सिस्टम क्या है। हमने बताया था कि जो जनरेटर है, जनरेटर में जो QG का हीट सोर्स है, ये अलग अलग हो सकता है। अलग अलग मतलब मैंने बताया था कि सोलर सोर्स भी हो सकता है, सोलर के अलावा आपका इलेक्ट्रिकल हीटर भी हो सकता है, कोई वेस्ट हीट इंडस्ट्री का हो वो भी यूज सकता है। तो अलग अलग हमारे सोर्स यूज हो सकते हैं। अलग अलग सोर्स यूज हो जाने की वजह से इसकी परफॉर्मेंस, इसकी COP क्या होगी, अलग अलग होगी। अब देखिए सोलर एब्जॉर्प्शन रेफ्रिजरेशन सिस्टम में क्या है, अगर हम रेफ्रिजरेशन सिस्टम की बात करें तो सोलर से हम जो फोटोवोल्टेइक सेल होते हैं, PV सेल, ठीक है,
हम पीवी सेल से हमारा क्या पावर जनरेशन होता है, सोलर एनर्जी से हमारा क्या हुआ, सोलर एनर्जी से पीवी सेल से हमारा पावर जनरेशन हुआ और इस पावर से हम वीसीआरएस कंपोनेंट को चला सकते हैं। वीसीआरएस वेपर कंप्रेशन, यानी जो पावर जनरेट होगा पीवी सेल से उससे हम वीसीआरएस को चला सकते हैं, उसके कंप्रेशर को रन करा सकते हैं। तो ऐसे सिस्टम को सोलर ऑपरेटेड वीसीआरएस सिस्टम बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सोलर ऑपरेटेड वीसीआरएस सिस्टम। ठीक है, ये आपको समझना होगा यहाँ पे। अब यहाँ पे देखिए, ये जो हमारा ये सोलर ऑपरेटेड एब्जॉर्प्शन रेफ्रिजरेशन सिस्टम है। अब देखिए हमें करना क्या है, जनरेटर में हीट देना है, हमारा ये फंक्शन है। ये आपको सोलर कलेक्टर है, ये फ्लैट प्लेट कलेक्टर भी इसको बोल सकते हैं, फ्लैट प्लेट कलेक्टर। अब इसको समझना है बेसिकली है क्या, एक सिंपल सा बस समझ लीजिए कि ये इसका काम यही है कि सपोज दैट इसको हम एंगल पे रखे हैं, सोलर एनर्जी हमारी यहाँ पे आ रही है, एक तरह का क्या है ये पासेज है जहाँ से हमारा क्या है वाटर या फिर कोई भी एसटीएफ को बोलते हैं हीट ट्रांसफर फ्लूइड पास करता है। सोलर एनर्जी इस पे आएगी, इसको क्या करेगी, हीट करेगी, ये गर्म होगा ये पानी, ये आप ऐसे समझ सकते हैं। इनलेट पे आया और आउटलेट पे, ये पानी क्या हुआ, गर्म हो गया। अब गर्म होके यहाँ पे आप ये बेसिकली यहाँ पे एक स्टोरेज टैंक देख रहे होंगे। स्टोरेज टैंक का मतलब यहाँ पे फ्लूइड हमारा स्टोर होता रहता है और ये गर्म होता है, गर्म होने के बाद फिर ये ठंडा होकर इसी में सर्कुलेट होता रहता है। तो जो सोलर एनर्जी यहाँ हमारा सन है, सन से हमारा क्या हो रहा है, सन से हमारा रेडिएशन मिल रहा है। इस रेडिएशन के थ्रू हम इस सोलर एनर्जी यहाँ पे कंसंट्रेट हो रही है इस फ्लैट प्लेट कलेक्टर में। ये फ्लैट प्लेट कलेक्टर क्या है, इट इज़ अ काइंड ऑफ ए पासेज है, जहाँ पे ट्यूब समझ सकते हो, एक पासेज है जहाँ से पानी क्या है वापस पास कर रहा है, पानी या फिर हमारा क्या एसटीएफ हीट ट्रांसफर फ्लूइड, और ये यहाँ से इनलेट से आएगा, इसमें गर्म होगा और ये गर्म होकर क्या करेगा, ये पास करके सर्कुलेट होगा। ये आप यहाँ पे क्या है पंप है। ठीक, फिर क्या होगा, अब इधर देखिए दो साइकिल एक ऑक्सिलरी हीटर है। बेसिकली ऑक्सिलरी हीटर हम इसलिए लगाते हैं सोलर ऑपरेटेड सिस्टम में कि सम टाइम्स मान लीजिए सोलर का रेडिएशन नहीं है, या फिर अगर रात की बात करें, ठीक है भाई, अगर हम पूरी तरीके से इसको सोलर ऑपरेटेड तो बना नहीं सकते हैं, अगर क्योंकि सन की रेडिएशन हमारे पास कितने 8, 9, 10 घंटे ही रहती है, उतने में भी 4 या 5 घंटे जो हमें पीक सोलर एनर्जी मिलती है। तो यानी अगर हमें रात में इसको ऑपरेट करना हो तो हम क्या करना पड़ेगा, ऑक्सिलरी हीटर लगाना होगा। ऑक्सिलरी हीटर से क्या होता है, इसको हम केवल डायरेक्ट गर्म कर लेते हैं, तो रात में हमारा ऑक्सिलरी हीटर से ये क्या करता है, चलता रहता है। तो अब क्या होगा, सोलर ऑपरेटेड में देखिए यहाँ पे आप गर्म किए, एक फ्लूइड है, मान लीजिए कोई एचटीएफ है, हीट ट्रांसफर फ्लूइड है, इसको गर्म हुआ। एक आपको यहाँ भी ये स्टोरेज टैंक है, यहीं पे फ्लूइड हमारा क्या है स्टोर रहता है। ठीक, यहाँ से एक और एचटीएफ हमारा फ्लूइड है, ये क्या कर रहा है, सर्कुलेट हो रहा है। दिन के समय में मान लेते हैं ऑक्सिलरी हीटर हमारा क्या है, ये ऑफ है फॉर डे, ऑफ फॉर डे। ठीक, ओनली इन नाइट, किसमें चलेगा, खाली रात में ये चलेगा। ठीक है, अब क्या हो गया, एचटीएफ है, इसको गर्म किया, एक तरह का हीट एक्सचेंजर आप समझ सकते हो, हीट एक्सचेंजर है। यहाँ से गर्म हमारा फ्लूइड आ रहा है, इधर से ठंडा फ्लूइड आ रहा है, इसको भी क्या करेगा, ये गर्म होगा। इस तरीके से यहाँ पे हीट एक्सचेंजर की तरह काम कर रहा है। फिर क्या कर रहा है, ये फ्लूइड अब कहाँ जाएगा, जनरेटर में। हमने बताया जनरेटर में हीट सप्लाई दे रहे हैं, इसी को बोल रहे हैं सोलर हीट ऑपरेटेड। ठीक है, सोलर एनर्जी से हम एचटीएफ को गर्म कर रहे हैं, फिर ऑक्सिलरी फ्लूइड को गर्म कर रहे हैं, फिर हम यहाँ पे डायरेक्ट यहाँ पे जनरेटर में इसको पास कर रहे हैं। अब इधर से आपका क्या आ रहा है, इधर से आ रहा है आपका NH3 + H2। तो इसको हीट कहाँ से मिल रही है, इस हीट ट्रांसफर फ्लूइड से। ठीक है, जैसे ही इसको हीट मिलेगी, NH3 क्या होगा, वेपर में कन्वर्ट होगा, कंडेंसर में जाएगा, ये लिक्विड में चेंज होगा, लिक्विड से इवापोरेटर में जाएगा, पुनः ये फिर क्या होगा, इवापोरेट होगा, एब्जॉर्बर में क्या होगा, ये वापस यहाँ से NH3 आएगा। ठीक है, वेपर फॉर्म में, यहाँ NH3 + H2 का स्ट्रॉन्ग सोल्यूशन बनाएगा। NH3 + H2 का सोल्यूशन कहाँ गया, जनरेटर में गया। जनरेटर में हमारा HTF है, हीट ट्रांसफर फ्लूइड है, जिसके वजह से इसको हीट कर रहा है। हीट करने से क्या हो गया, NH3 हमारा वेपर फॉर्म में कन्वर्ट हो गया, और वेपर फॉर्म में फिर कहाँ चला गया, कंडेंसर में चला गया, और जो वीक सोल्यूशन है वो कहाँ चला गया, जो वीक सोल्यूशन है वो बेसिकली कहाँ चला गया, एब्जॉर्बर में वापस चला गया। हमने बता दिया कि ऑक्सिलरी हीटर क्यों लगाते हैं, जब सन रेडिएशन अवेलेबल नहीं रहेगा तो ऑक्सिलरी हीटर ये क्या करेगा, वर्क करेगा, ये सिस्टम क्या करेगा, ऑफ हो जाएगा। दूसरा एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके दिमाग में हो सकता है ये आ रहा हो कि हम डायरेक्ट सोलर रेडिएशन इसके अंदर क्यों नहीं डाल रहे हैं। देखिए, डायरेक्ट सोलर रेडिएशन डाल सकते हैं, कंसंट्रेट करा सकते हैं, इस सोल्यूशन को आप किसी जनरेटर से पास कराने के बाद डायरेक्ट कर सकते हैं। लेकिन डायरेक्ट क्या होता है, सोलर एनर्जी आप अगर इस सिस्टम में देंगे तो हमारा क्या होगा, सोलर एनर्जी का बहुत लॉस होता है, हीट ट्रांसफर पूरी तरीके से नहीं होगा, डिटरशिएट होगा, और हीट ट्रांसफर अगर प्रॉपर तरीके से नहीं होगा तो प्रॉपर तरीके से NH3 हमारा वेपर फॉर्म में नहीं बनेगा।
जो कि एक डिसएडवांटेज है जिसकी वजह से हमारा परफॉर्मेंस बहुत डिग्रेड हो जाएगा। इसलिए हम हीट ट्रांसफ़र बढ़ाने के लिए हम क्या करते हैं कि ऑक्सिलरी बीच में एक हीट ट्रांसफ़र फ्लूइड को यूज़ करते हैं। सोलर एनर्जी पहले इसको गर्म करता है। इसकी खासियत यही होती है कि इसकी स्पेसिफिक हीट क्या होती है, ज़्यादा होती है। काफ़ी समय तक क्या होगा, ये अपने आप हीट को स्टोर किए रहेगा और ये स्टोर करके क्या करता है, सर्कुलेट होता रहता है, ये इसको हीट देगा और फाइनली हमारा यहाँ पे क्या होगा, NH3 और H2 क्या होगा, ये रन होगा। ठीक है, तो दिस इज़ ऑल अबाउट सोलर एब्जॉर्प्शन रेफ्रिजरेशन सिस्टम। ये कई टाइप के होते हैं। मैंने आपको एक तरह का एक सिंपल बेसिक टाइप का जो सोलर एब्जॉर्प्शन रेफ्रिजरेशन सिस्टम होता है उसको मैंने आपको एक्सप्लेन किया है। ठीक है ना, इसमें कई तरह का सिंगल स्टेज भी हो सकता है कि आप क्या हो, यहाँ पे स्टोरेज ना हो, मतलब स्टोरेज हो और डायरेक्ट को हम यहाँ पे इसको हीट दे सकते हैं। लेकिन हमने बताया कि ऐसा करने से क्या होगा, ऐसा करने से हमारा परफॉर्मेंस इसका डिग्रेड होगा। तो दिस इज़ इन शॉर्ट सोलर एब्जॉर्प्शन रेफ्रिजरेशन सिस्टम। इसको आप देख सकते हैं। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। और आज हम VARS सिस्टम को ही ख़त्म करते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम लोग साइक्रोमेट्री डिस्कस करेंगे। थैंक यू वेरी मच।